एक कुंवारी खूबसूरत लड़की थी, मगर मैं पेट से थी। मैं नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाई थी। मुझे कभी भी याद नहीं था, इसलिए मैं गर्भपात करने की दवा खा ली। लेकिन कुछ महीने बाद मैं दोबारा पेट से हो गई। यूं अब तक मैं 5 बच्चे गर्भपात कर चुकी थी। मैं दिमागी मरीज बन रही थी। एक दिन पेट में दर्द से बेहोश हो गई। डॉक्टर बोली डिलीवरी करनी होगी। जान निकल गई। लेबर रूम में डॉक्टर बोली 1 साल से तुम्हारे साथ। मैं अपनी सहेली श्रेया से और वो मुझसे हर बात शेयर कर लिया करती थी। मंथली पीरियड्स के एहसास के बाद मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकराने लगा था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी दोस्त श्रेया ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैं मुस्कुराकर ना में सर हिलाने लगी। लेकिन मुझसे ज़्यादा देर वहाँ ना बैठा गया, तो मैं उठकर अंदर आ गई। अब मेरी सहेली भी मेरे लिए परेशान होते हुए मेरे पीछे आई और कहने लगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैं चूंकि उससे कुछ नहीं छुपाती थी, तभी मैंने उसको सब हकीकत बता दी और कहा कि किसी से कोई बात मत करना। कुछ दिन पहले मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, लेकिन हर चीज़ जैसे मेरी समझ से परे थी। वह मुझसे लड़ने लगी और कहने लगी कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे अब भी अपनी सहेली नहीं समझती। मैं उसकी बात पर हैरान हुई, और क्योंकि मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, उसने भी मेरी हालत समझते हुए मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि अगर मैं किसी से कोई बात करती हूँ तो वह सिर्फ मेरी सहेली श्रेया ही थी, जिसे मैं अपने दिल की हर बात कह देती थी। वरना मेरे माँ पापा को तो इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वह मुझसे मेरा हाल ही पूछ लेते। मेरे पापा बिजनेसमैन थे, तो सारा वक्त ऑफिस के कामों में गुजार लेते। माँ भी सोशल वर्कर थी, तभी बचपन से ही मुझ पर गौर और फिक्र ना कर सकी। मैं जो बहुत खूबसूरत थी, तभी माँ पापा के बीच इस बेरुखी को बहुत महसूस करती थी। और यह सब देखते देखते मैं माँ पापा से बहुत दूर हो गई, मगर उन्होंने भी कभी यह बात महसूस नहीं की थी। मैं इकलौती बेटी थी, खूबसूरत और होशियार भी थी। सब मेरी कजन को और मुझे लेकर बातें करते, मगर उसने कभी बुरा नहीं माना था। वो हमेशा खुश होती और सबको खुशी से कहती कि मेरी कजन है, इसलिए वो इतनी खूबसूरत और होशियार है। मैं उसकी हर मुश्किल वक्त में साथ देती थी। अभी भी वो मेरे पास बैठी मुझसे सारी बात पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि जब मैंने उसको बताया कि पिछले 2 दिन से ऐसी ही हालत है, मैं उसको सब बताना चाहती थी, मगर मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। वो कुछ सोचने लगी और फिर कहने लगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? मतलब कोई यूनिवर्सिटी में किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैं उसकी बात पर तड़प उठी और उसको कहा कि भगवान न करे कभी ऐसा हो, मगर वह अभी भी गंभीर ही थी। तभी वह कहने लगी कि अच्छा, कल मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी से आते हुए कुछ लेकर आऊँगी, फिर ही मुझे जानकारी होगा, क्योंकि तुम्हारी जो हालत है वह तो कुछ और ही बता रही है। मैंने सारी रात अपनी सहेली की बातों को सोचते हुए गुजार दी। नींद क्या ही आती, सारी रात खुली आंखों में गुजार दी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, जब फिर से सर चकराने लगा। फिर मैंने खुद को संभाला और फिर से तैयारी जारी रखी और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चली गई। मुझे छोड़ने हमारे चाचा का बेटा जाता था। आज भी वही छोड़ने जा रहा था, और हर बार की तरह आज भी मैं उससे कतरा रही थी। और यह बात मेरी सहेली बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उसके भाई से कतराती हूँ, मगर उसने आज तक इस बात का बुरा नहीं मनाया था। वो यही कहती थी कि जो तुम्हें बेहतर लगता है वही किया करो। आज भी अर्जुन ने मेरे लिए गाड़ी अगला दरवाज़ा खोला, मगर मैं पीछे बैठ गई और श्रेया आगे बैठ गई। मैं अपने कजन के चेहरे को बहुत अच्छे से देख रही थी, जो एकदम गुस्से से तन गया था। मेरे चाचा का बेटा अर्जुन एक लोफर इंसान था। माँ पापा के लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया था। वो हर वक्त अपना हुलिया गुंडों जैसा बनाकर रखता था, मगर अंकल आंटी को अपने बेटे पर बहुत फक्र था। लेकिन मुझे और श्रेया को अर्जुन से सख्त नफरत थी। अर्जुन बार बार मुझे सामने लगे शीशे से देख रहा था। मुझे उसके देखने पर बहुत उलझन महसूस हो रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा था।
या उसका नया तरीका था मुझे हासिल करने का। हमारे शहर में लोग लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं, लेकिन कभी कभार घर में आपको हसर किया जाता है। जितना दूरी बाहर के मर्दों से ज़रूरी है, उतना ही दूरी अपने कज़न से भी ज़रूरी है। इसलिए मैं अर्जुन से खुद को ऐसे ही बचा बचा कर रखती थी, और यही वजह थी कि वह मुझसे जिद्दी बाजी लगाता था। हमारी यूनिवर्सिटी आई तो मैं और श्रेया उतर गए और मैं आगे चल रही थी, मगर जैसे ही मैंने श्रेया को देखा वह मेरे साथ नहीं थी, जबकि वह अभी अर्जुन से बात कर रही थी और देख मेरी तरफ रही थी। अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। श्रेया थोड़ी देर बाद ही मेरी तरफ भागते हुए आई, मगर उसका रंग उड़ा हुआ था। मुझे उसे ऐसे देखकर हैरानी हुई, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि बगैर वजह के बात करने की मुझे आदत नहीं थी और न ही किसी की जाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ख्वाहिश थी। खामोशी से क्लास में चली गई, मगर मेरा दिल क्लास में नहीं लग रहा था और बार बार पीरियड्स का एहसास होता तो कभी चक्कर आते। मैं तंग आकर बाहर लॉन में आ गई और वहाँ चहलकदमी करने लगी। वहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ मौजूद थी। एक मेरे डिपार्टमेंट की लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि चलो, तुम्हें श्रेया बुला रही है। मैं जैसे ही श्रेया के पास गई तो वो कहने लगी चलो, हमें अस्पताल जाना है। मैं हैरान हुई और उससे कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी वो कहने लगी कि हमने तुम्हारा चेकअप करवाना है। मैं भी श्रेया के साथ चल पड़ी। डॉक्टर मेरा चेकअप करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आखिर डॉक्टर की मुस्कुराहट की वजह क्या है, मगर मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। खबर थी ये जलते अंगार जो मेरे कानों में उड़ेला गया था। मैं पेट से थी, मगर यह सब कैसे हुआ मुझे तो कभी भी याद नहीं था। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी। श्रेया भी हैरान थी। हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े थे, दिमाग घूमने लगा था। यह सब क्या था और कैसे हुआ मेरे साथ? मैं पेट से थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं आंसू बहा रही थी जब मेरी दोस्त मेरे पास आई और मुझे हौसला देने लगी। यह मेरी सोच से परे था। मैं उसके साथ लगी फूट फूट कर रो रही थी और उसको अपनी सफाई पेश करने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ना जाने कैसे हो गया। वो मेरी बात मान गई और कहने लगी कि मुझे तुम पर यकीन है, हम उसका कोई हल निकालते हैं। मैं सहेली के साथ घर आई तो एक और नई मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। पापा के जानने वाले जाने कौन से बिजनेसमैन थे जो मेरा रिश्ता लिए मेरे घर में मौजूद थे। माँ तो मुझे देखते ही खुश हो गई। मेरा रिश्ता तय हो चुका था। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी मेरे बारे में किसी ने ना सोचा और ना ही किसी ने मुझसे पूछने की ज़रूरत की। मेरी शादी की तैयारियां सर पर थी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी। माँ जब मुझसे वजह पूछती तो मैं कहकर टाल देती कि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। मेरी जिद की वजह से माँ ने वहाँ रिश्ते से इनकार कर दिया। एक देर रात के वक्त मैं रोते हुए सहेली के कमरे में गई तो अंदर से किसी और की भी आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ से वापस ना आई, क्योंकि सब जानते थे कि मैं और श्रेया बहुत गहरे दोस्त थे। हमारा घर एक साथ सटा हुआ था और श्रेया हमारे घर में सोने आती थी। तभी मैंने दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया। मेरी खटखट की आवाज़ से बिल्कुल से खामोशी छा गई। श्रेया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उसका भाई भी मौजूद था। हैरत हुई कि रात के इस पर उसका भाई वहाँ क्या कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं श्रेया से कुछ कहती, श्रेया ने अर्जुन को 2 बातें सुनाकर वहाँ से भेज दिया और कहने लगी कि आज के बाद इस वक्त मुझसे बात करने मत आना। अर्जुन कुछ रंगीन मिजाज का था, तभी कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। मैं जल्दी से श्रेया के कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर हैरात रह गई और घबरा कर पूछने लगी क्या हुआ है। मैंने कहा अब कुछ करना होगा। मैं माँ को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती कि वो मेरी शादी ना करे, और ना ही मैं शादी कर सकती हूँ किसी से, क्योंकि वो तो जान जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट रह चुकी हूँ। मैं फूट फूट कर रोने लगी और श्रेया को मदद भरी नज़रों से देखने लगी। उसने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि मैंने इसका हल निकाल लिया है।
हम कल मेडिकल स्टोर से जाकर इसकी दवाई लेकर आएंगे। मैं काफ़ी हैरान थी कि श्रेया को कैसे पता कि सबकी दवाई भी होती है, मगर सब उस वक्त दिमाग कुछ भी सोचने पर राजी नहीं था। अगले ही दिन मैं मेडिकल स्टोर से गर्भपात करने की दवाई ले आई। माँ मेरे लिए फिर से रिश्ता देख रही थी, इसलिए छुपकर गर्भपात करने की दवाई खा ली। गर्भपात होने के बाद कुछ तकलीफ कम हुई तो आगे की सोचने की फिक्र करने लगी। श्रेया रोज़ मेरे लिए रात का खाना ले आती और मैं खाकर सो जाती। कई महीनों ऐसे ही गुजर गए। घर पर ऐसे मेरे रिश्ते की बात चलना शुरू हो गई। मैं तो अब तंग आ गई थी कि आखिर क्यों सब मेरे ही रिश्ते के पीछे पड़े हैं। मैं अक्सर माँ को भी कह देती कि मुझे शादी के जैसी मुसीबत अपने गले नहीं डालनी। माँ ने कुछ वक्त के लिए मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दिया। मुझे भी जैसे कुछ सुकून हो गया था। मुझे लगने लगा था जैसे कभी मेरी शादी नहीं होगी, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली उसे कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद मैं दोबारा पेट से हो गई। ऐसा 3 बार हुआ। मैं 3 बच्चे गिरा चुकी थी, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ ये कैसे हो रहा है और कब हो रहा है। मैं तो हर चीज़ से अनजान थी। रात के वक्त सो जाती थी और जब सुबह उठती तो हालत ख़राब होती थी। लेकिन कौन था? अब मैं दिमाग की मरीज बन रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के काले पड़ चुके थे। सारा दिन मैं कमरे में बंद रहती, कहीं आना न जाना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कमरे से बाहर निकली तो फिर से पेट से हो जाऊंगी। इस सब में अगर किसी ने मेरे साथ नहीं छोड़ा था तो वो थी श्रेया, मेरी बेहतरीन दोस्त, जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन करती थी, जिसको मैं सब कुछ बताती थी। वक्त के साथ साथ मेरे पापा ने मुझसे हर रिश्ता ख़त्म कर लिया था। उनके मुताबिक मैं उन पर बोझ बन रही थी। अब वक्त था कि मैं अपनी माँ को सब सच सच बता दूँ, लेकिन बताती भी कैसी? माँ भी मुझसे दूर हो गई थी। उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। उनका भी यही कहना था कि अगर तुम मेरी औलाद ना होती तो मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल चुकी होती। जिसको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं, वो हमारे किस काम की। मुझे अक्सर माँ की बातें बहुत तकलीफ देती। मैं दोहरी तकलीफ में थी और इस सब में अगर किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था और अगर किसी को मुझ पर यकीन था तो वो थी श्रेया। अब तो मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कोई रास्ता निकालना चाहती थी जिससे मालूम हो कि मेरे साथ कब बुरा होता है, कब मुझे जाति का निशाना बनाया जाता है। मेरे होश में होते हुए तो ऐसा नहीं होता था और ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत गहरी नींद में सोती थी। अब मैं अकेली रहने लगी थी। इस सब को होते हुए पूरा 1 साल गुजर चुका था कि एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। उस वक्त भी मैंने खाने की टेबल पर मौजूद थी और वहाँ सब बैठे थे। दर्द इतना तेज था कि बर्दाश्त से बाहर था। मैं पेट पकड़कर कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ हो रही थी। सब मुझे देखकर बहुत हैरान हो गए कि ये आखिर दिक्कत क्या है। मैं खुद बहुत हैरान थी। पेट का दर्द किसी सूरत नहीं जा रहा था। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। सब मुझे देख रहे थे, एकदम परेशान हो गए। और हैरत की बात यह थी कि सबसे पहले मेरी माँ उठी और कहने लगी कि जल्दी से गाड़ी निकालो, इसे अस्पताल लेकर जाना है। मेरी माँ मुझे अस्पताल में ले गई तो डॉक्टर बोली इमरजेंसी डिलीवरी है। माँ तो हैरत से बौखला गई। तो मेरा दिल बंद होने लगा क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल भी बड़ा नहीं था, वरना माँ को सब हकीकत पता चल जाती थी। उन्होंने मुझ पर ही शक करना था, मगर वहाँ माँ खामोश रही। जबकि डॉक्टर माँ से कुछ सवाल कर रही थी। यह कब से हो रहा है और गर्भ को कितने दिन हुए हैं? बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, क्या इसका ख्याल नहीं रखा जाता? आप माँ हैं इसकी। माँ तो आंखें फाड़े बस मुझे ही देख रही थी। डॉक्टर ने जब दोबारा सवाल किया तो माँ ने होश में आकर कहा, जी मैं इसकी माँ हूँ। डॉक्टर ने सर हिलाकर मुझे देखा और कहने लगी कि फिक्र की बात नहीं है, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है और तुमने किसी गलत दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। मेरे आंसू बहने लगे जब डॉक्टर मुझे लेबर रूम में ले गई और बोली, 11 महीने से तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तुम पर जुल्म किया जा रहा है और तुम न सिर्फ गलत दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो बल्कि तुम उसके साथ साथ नशे की चीज़ें भी ले रही हो। क्या तुम्हें खबर नहीं?
कि तुम गर्भ से हो। क्या ऐसी होती है माएँ? डॉक्टर तो मुझे बहुत कुछ सुना रही थी, मगर मेरे कान साए साए करने लगे थे कि ये सब क्या है, कि जो मैं गर्भपात करने के लिए दवाई खा रही थी तो गलत कैसे हो सकती थी। नशा तो मैंने दूर दूर तक कभी नहीं किया, फिर डॉक्टर कैसे कह सकती थी कि मैं नशा लेती हूँ। मेरा गर्भपात हो चुका था और मैं इतना जानती थी कि मेरे साथ कुछ गलत, कोई मेरा बहुत अपना ही कर रहा है। मेरा शक अपनी माँ पर ही गया था। मुझे उनसे नफरत हो रही थी, मगर फिर एक सोच बार बार आती थी कि माँ तो मेरे आसपास ही नहीं फिरती, फिर वह भला मेरे साथ ऐसा क्यों करने लगी। एक बात जो मेरे दिल में बार बार आ रही थी वह यह थी कि मेरे गर्भपात करने की दवा श्रेया लाकर देती थी। जिस वक्त मैं अस्पताल के लिए निकली थी उस वक्त श्रेया घर पर मौजूद नहीं थी, वरना उस वक्त वही जवाब दे रही होती। अब तो मेरा दिल किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं रहा, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगी। माँ सारे रास्ते खामोशी से मेरे साथ बैठी रही, ना ही मुझसे ना कोई सवाल किया और ना ही कोई जवाब मांगा। मैं भी चुप थी। आखिर सफाई देती भी तो किस चीज़ की। घर पहुँचते ही पापा माँ से पूछने लगे किसे क्या हुआ है, मगर माँ कोई भी जवाब दिए बगैर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और खामोशी से कमरे में लिटा दिया। माँ ने मुझसे अब किसी भी किस्म का कोई सवाल नहीं किया था। मेरे कमरे में उसका आना मना हो चुका था। यहाँ तक कि श्रेया को भी इजाज़त नहीं थी कि वो मेरे कमरे में आती। श्रेया काफ़ी बेचैन थी मुझसे मिलने के लिए, मगर अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। माँ मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए खाना अपने हाथों से बनाकर लाती थी। यह थी कि अभी तक वो बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी। एक दिन माँ मुझे खाना खिला रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सारी उम्र मैंने माँ की इस मोहब्बत के लिए तरसते हुए गुजारी। मैं माँ की मोहब्बत चाहती थी जो मुझे ना मिली। माँ मेरे आंसू देखकर एकदम ठिठक गई और खाना एक तरफ रखकर मेरे आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें फिर से कहीं दर्द है क्या? मैंने माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। माँ मुझे दिलासे देने लगी और कहने लगी, अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने मुझे सब सच बता दिया है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुई है, मगर बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ यह सब किसने किया। क्या कोई घर में था या बाहर? मेरा दिल काँप रहा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। माँ मेरी बातों का गुस्सा कर रही जाती और पापा को सब बता देती, मगर अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। खामोशी से तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती थी। मैंने माँ को सब बता दिया कि मैं नहीं जानती थी कि कौन है वो शख्स जो मेरे साथ जुल्म करता है और किस वक्त, क्योंकि मेरे होश में तो मेरे आसपास भी कोई नहीं भटकता सिवाय श्रेया के। रात को जब मुझे खाना देना चली जाती थी तो मैं ऐसी नींद सोती थी कि मुझे कभी होश ना आए, लेकिन मैं तो कभी गहरी नींद सोई ही नहीं थी। माँ कहने लगी कि अभी भी तुम्हें खाना खाने के बाद नींद आती है, तो मैंने माँ से ना में सर हिलाया और कहा कि नहीं, अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो मैं आधी आधी रात तक जगती रहती हूँ। तकलीफ भी इतनी नहीं है कि सो ना सकूं। फिर ना जाने क्यों नींद उड़ गई है। मेरी माँ कहने लगी कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात का भरोसा करोगी? मैं माँ को हैरानी से देखने लगी और कहा कि जी बिल्कुल करूँगी। आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने मुझे कहा कि तुम अब श्रेया से दूर रहोगी, लेकिन मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि वह मेरी बहुत ख़ास सहेली थी। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अब माँ ने एक ही बात कही, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो श्रेया से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने माँ से कहा कि आखिर उसने क्या किया है, वो कैसे अच्छी लड़की नहीं है? माँ कहती है कि अब तुम्हें रातों को नींद नहीं आती। आखिर क्यों? पहले तुम्हें जल्दी नींद आ जाती थी, पहले खाना श्रेया ही लेकर जाती थी। मैं जब तक पता नहीं लगवा लेती क्या है यह सब और इसके सब के पीछे कौन है, तो मुझसे नहीं मिलोगी। मैंने भी माँ की बात मान ली और श्रेया से मिलना छोड़ दिया। 3 महीने हो गए थे इस बात को। अब न तो मुझे रातों को जल्दी नींद आती थी
और न ही मैं पेट से हो रही थी। अब सब कुछ 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 समझ आ चुका था, मुझे आने लगी थी। मगर इस सब में श्रेया का क्या हाथ था और यह जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने नाश्ते बात की और उनसु को अपनी तकलीफ़ बताई जो मेरे दिमाग में पिछले 1 महीने से चल रही थी। अब तो बस उस पर उपयोग करना बाकी था। मैं और माँ मिलकर उस पर काम करने लगे थे। मैंने श्रेया के साथ बोलचाल भी शुरू कर दी थी। श्रेया फिर से मेरे लिए खाना लाती, मगर मैं उसका दिया हुआ खाना नहीं खाती थी और एक तरफ रख देती थी या छुपा लेती थी और उसको अब यही महसूस करवाती कि मैंने खा लिया है। एक दिन मैं श्रेया के कमरे के पास से गुजर रही थी जब मैंने उसके कमरे से आवाज़ सुनी। वो किसी को कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दवाई का असर ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अब दवाई ज़्यादा डालनी होगी। उसका इतना कहना था कि मैं सब कहानी समझ गई। अब तो बस इस बात का पता लगाना था कि आखिर इसके साथ कौन मिला हुआ है। मैंने एक रात माँ के साथ मिलकर बहाना लगाया कि मैंने श्रेया का दिया हुआ खाना खा लिया और अब मुझे नींद आ रही है। मैंने सोने का नाटक किया। तभी धीरे से किसी ने दरवाज़ा खोला और मैं पहले से ही अपनी माँ को सब आगाह कर चुकी थी और उसको समझा दिया था कि उन्हें आगे क्या करना है। दरवाज़ा खुलने पर एक बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा जिस्म कांपने लगा, मगर मैंने सोने का नाटक करती रही। कमरे में पहले श्रेया की आवाज़ गूंजने लगी और फिर जिस शख्स की आवाज़ आई, मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जो मैंने आवाज़ सुनी है वो झूठ है। मेरे अपने ही घर में इतना सब हो रहा था, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही ना हुआ। यह सब मेरे साथ कौन कर सकता है? अक्सर हमें जो नज़र आता है वैसा कुछ नहीं होता और जो होता है वैसा नज़र नहीं आता। मैं हमेशा अर्जुन पर शक करती रही, मगर धोखेबाज तो अर्जुन का भाई निकला था जो अपने मासूम चेहरे के पीछे ना जाने कितना घटिया चेहरा छुपाकर फिर रहा था। जिसको मैं अच्छा समझती थी वही दरअसल मेरी ज़िंदगी खराब कर चुका था। मेरी सहेली श्रेया ने भी मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ खेला। उसका भाई मेरे करीब आया और मेरे चेहरे से चादर हटा दी। अभी वो कुछ करता कि अचानक से दरवाज़ा धड़ से खुला और मेरे पूरे घर वाले कमरे के में दाखिल हो गए। तभी मैंने भी अपनी आंखें खोल ली। वह तो मुझे जागता हुआ देखकर दंग रह गया। श्रेया और उसके भाई का पूरा वजूद कांप रहा था। मैं अपनी जगह से उठी और श्रेया के पास चली गई ताकि उसके चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया, ताकि उसको एहसास हो जो उसने किया है बहुत गलत था। उसने मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरी 7 पुश्तों का भरोसा तोड़ दिया था और यह काम वो बहुत आसानी से कर रही थी। मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। तभी मैंने उसको इतना मारा मगर उसने कुछ ना कहा। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये जब करने की क्या वजह थी। तभी श्रेया ने जो हकीकत बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। श्रेया ने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत थी, इतनी होशियार थी कि सब तुम्हारी तारीफ़ें करते थे और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे बातें सुना जाया करती थी कि वक्त के साथ साथ यह सब जलन बर्बाद करने की आग में बदल गई और मैं तुम्हें बदनाम करके मुझे सुकून मिल रहा था। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून न मिला तो मैंने तुम्हें नशा की दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दी ताकि सब लोग तुम्हें बुरा भला कहना शुरू कर दे कि तुम तो नशा करती हो, तुम बिगड़ी हुई हो, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे अच्छाई मुझे एक आँख नहीं भाती थी। अर्जुन तो पहले ही बदनाम था, हर एक का शक उसी पर जाता। तभी मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरा छोटा भाई तो तुम पर कब से नज़र रखा है, उसको तुम चाहिए थी। एक रात मैंने उसको अपने भरोसे में लिया और उसे सारा कुछ समझा दिया। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बना लिया। मैं तुम्हें बदनाम करके इस घर से निकलवा देती। तुम्हें तो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा था, काश कि तुम्हें सच्चाई पता ही न चलती। श्रेया की बातें सुनकर मेरा दिल बंद होता महसूस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि श्रेया मुझसे इतना नफरत करती थी। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि अर्जुन आगे बढ़ा और श्रेया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, अच्छा हुआ कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दिया। पापा ने उन दोनों को पुलिस के हवाले किया।
अब मेरे लिए फिर से रिश्ते की बात चल रही थी। तभी अर्जुन के पापा हमारे घर आया और कहने लगे कि आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। मैं अर्जुन के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मेरे पापा मान गए और मेरी शादी अर्जुन से हो गई। अर्जुन बहुत अच्छा पति साबित हुआ। आज मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।